क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा है कि एक ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जो क्वाड बेसिकली जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने बनाया हुआ है, इसमें अब ये एक डिफेक्टो अलायंस है चाइना के अगेंस्ट, और तो किसी के अगेंस्ट नहीं है। तो इससे पहले कि ये अलायंस ज्यादा मेच्योर हो, चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस है खिते के अंदर, और जो खासकर एशिया पैसिफिक के अंदर, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के अंदर, वो उसको इनहेंस कर देना चाहता है। अभी आप देखें कि क्वाड के बाद जैसे यूके ने भी अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भेजा वहां पे, और फिर फ्रांस ने भी जो है अपना वहां पे कुछ फ्रिगेट्स भेजे हैं। फ्रांस को थोड़ा एडवांटेज ये है कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं वहां पे इंडो पैसिफिक ओशन में। और अभी मैं देख रहा था कि जो फ्रांस है वो होस्ट कर रहा है एक जो फ्रेंच जो लोग हैं, वो एक इंडो पैसिफिक उसे बोलते हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम होता है, वो उसको होस्ट कर रहे हैं 2021 में। और वो एक बेसिकली दैट इज एक इनका आइलैंड है नियर मडागास्कर, वहां पे ये होस्ट कर रहे हैं। सो ये जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, ये जिसमें पाकिस्तानी भी जा रहे हैं, आई केम टू नो, तो इंडियंस भी वहां पे आए, और भी बहुत सारे जो ममालिक हैं वहां पे होंगे। तो चाइना के लिए ये सारे का सारा ऑब्वियसली दैट इज एक चाइना के अगेंस्ट एक एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, जो कि जारी बात है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होना ही था। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप रोक नहीं सकते थे, क्योंकि चाइनीज अब समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने पहले दिन ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ऑन किया और बड़ा टफ लाइन ली, अगर आपको याद हो अलास्का में जब मुलाकात हुई, तो उसके बाद जितनी भी डिस्कशन हुई उसमें चाइनीज थोड़ा असर्टिव रहे हैं। लेकिन इंडिया इज द ओनली प्लेयर दैट कैन न्यूट्रलाइज चाइना, वो कैपेसिटी रखता है न्यूट्रलाइज करने की। बाकी जितने भी ये ममालिक हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है न्यूट्रलाइज करने की, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं साइज में भी, इकोनॉमी में भी। लेकिन इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो आसियान वो एक बड़ा प्लेयर है। जापान ऑब्वियसली इक्वलाइज तो करना चाहता है, लेकिन जापान की इतनी ज्यादा वो क्योंकि उन्होंने अपना वो जो आर्टिकल 9 है जिसमें वो अपनी फौज नहीं बना सकते और उसको एक ऑफेंसिव रोल नहीं दे सकते, वो भी चेंज करने पे बात कर रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडिया इज दी ओनली प्लेयर पूरे इस साउथ ईस्ट एशिया में और जितने भी ममालिक हैं। लेकिन इंडिया क्योंकि साउथ चाइना सी में कोई इस तरह के क्लेम्स नहीं है, तो मामलात इतने खराब नहीं हुए। उनके अपने ही जो प्रॉब्लम है वो अपनी ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो है वो है। अपनी मईशत बचाने के लिए फ्रांस जो है इंडिया के साथ उसका नेक्सस है, अरबों डॉलर का असला जो है वो इंडिया को बेच रहा है। और एक ऐसी, यानी कि अगर आप रिजवान साहब कोविड से थोड़ा सा पहले जाए, आपको याद होगा फ्रांस के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, और प्रोटेस्ट जो है वो इकोनॉमी के इश्यू के ऊपर हो रहे थे। जी बिल्कुल। इकोनॉमिक जो उनकी इकोनॉमी थी वो खराब हो चुकी हुई थी। और उसके बाद से जब से इंडिया के साथ इनकी डिफेंस डील्स हुई हैं, और ये सबसे बड़ी परचेज है राफेल और कुछ और इक्विपमेंट जो मिलिट्री का इन्होंने वहां से खरीदा है, इस वक्त तक पिछले 1 साल के अंदर ये सबसे बड़ी डिफेंस डील थी, परचेज थी, पैसों के हवाले से अगर आप इसको जज करें। उनको ये यकीन हो गया है कि इस्लामिक वर्ल्ड में बातें होती हैं, शोर होता है, लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा कंट्री, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे इज्तिमाई तौर पे उनकी आवाज़ सुनी जा सके। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक वो इस्लामी उम्मा जिसे हम कहते हैं, हमारी जो मुस्लिम OIC है, OIC का क्या वजूद है आप जानते ही हैं। जैसे मोदी मॉडल जो है इंडिया में आया बीजेपी का, RSS का, इसी तरह से ये हमें यूरोप में भी नजर आना शुरू हुआ। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस तक ऐसे सरबराहान वहाँ पे और ऐसी जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, ऐसी पार्टियाँ इक़्तिदार में आ रही हैं जो अपना वोट बैंक लेती हैं अपने मखसूस एक हल्के से, नज़रियात से। और ये नज़रियात बदकिस्मती से मजहबी होते जा रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में जो एक तब्दीली आई, वो तब्दीली ये है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता जो मजहबी इंतहा पसंदी थी उससे जान छुड़ाने की कोशिश की, और ये मजहबी इंतहा पसंदी भी वो थी जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी। मिसाल के तौर पर इन्हीं की तरफ से मुसल्लत की गई, इन्हीं की तरफ से हमें दहशतगर्द बनाने के लिए लोगों को कहा गया, फोर्स किया गया। हमारी वो स्टेट्स, मुस्लिम स्टेट्स जो कहलाती हैं, वहाँ से अमेरिकन ने, वहाँ से बाकी यूरोपियन ने वहाँ पे ऐसे लोगों को खुद ही प्रमोट किया
जो दहशतगर्दी करते थे, जो इंतहा पसंदाना सोच रखते थे, जिनको पूरी दुनिया में फैलाया। आपके सामने वो हिलरी क्लिंटन की वीडियो क्लिप आपने देखी भी होगी कि हम दुनिया भर से दहशतगर्दों को, टेररिस्टों को, इंतहा पसंदों को लेकर आए थे अफगानिस्तान में, और फिर हम जब वहाँ तबाही हुई तो हम निकल गए वहाँ से। जो यहूदी कम्युनिटी है उन्होंने अपना बहुत असर दिखाया। और अब हम जब ये बात कह देते हैं कि जी इसके पीछे भी यहूदियों की साजिशें होगी, तो इन यहूदियों के साथ फिर हम हाथ मिला रहे हैं, ठीक, उनके साथ मिल रहे हैं। तो जब तक आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जब तक आप मुश्तरका तौर पे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, इसमें आपको कोई इस तरह का फायदा नहीं होगा। अश्विनी जी, आपने देखा था कि 2019 के इलेक्शन के बाद इस सरकार ने काफी रिफॉर्म्स किए, जैसे कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। लोगों की उम्मीदें बहुत बन गई थी और ये डिस्कशन हो रही थी कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आएगा, और बहुत तेजी से लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन फिर आया नहीं कुछ भी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे हम यहाँ लंदन में रहते हैं, यहाँ पे दूसरी शादी नहीं अलाउड, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप काफिर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं। इसी तरह जो लॉ है सबके लिए बराबर है। भारत में हम देखते हैं कि एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करे तो वो उसकी विरासत की हकदार नहीं होती शायद, लेकिन एक मुसलमान लड़की हिंदू से शादी करे तो वो विरासत में हकदार होती है। आपको, अगर आप हिंदू हैं, आपको दूसरी शादी करनी है तो आप मुसलमान हो जाएं, कलमा पढ़ लें, तो 4 शादियां करें आप। ये बनाना रिपब्लिक में तो ऐसा होता है कि भांत भांत के कानून होते हैं। भारत जैसे एक देश में जहां पे दुनिया देखती है डेमोक्रेसी को, दुनिया भारत की तरफ फिलोसॉफी को, हिस्ट्री, हेरिटेज, सब चीजों के लिए देखती है, वहां पे अब तक ये चीजें ना पिछली सरकारों ने किया और इस सरकार ने भी अभी तक कोई ऐसा हिंट नहीं दिया कि वो इसकी तरफ जा रही है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप बीजेपी के पॉलिसी मेकिंग सर्कल के भी काफी क्लोज हैं, क्या आशा ही करते हैं कि कुछ नजर भी आ रहा है कि ऐसा कुछ इरादा है इसी टेन्योर में, मोदी जी की सरकार में हम ये तब्दीली देख पाएंगे, दोनों चीजें, एजुकेशन और सिविल कोड? देखिए, क्या होगा वो मैं तो कैसे कह दूं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। हमने सबसे पहले आर्टिकल 35 चैलेंज किया जो कश्मीर में चल रहा था, और आर्टिकल 370 चैलेंज किया। सरकार ने नहीं जवाब दिया। PIL 2014 से शुरू हो गई थी, लेकिन 2019 तक सरकार ने जवाब नहीं दिया, और एकाएक ले आके आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। हालांकि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मन बना लिया था। अगर आप लोग गूगल करेंगे आर्टिकल 370 अश्विनी उपाध्याय, तो आपको जुलाई 2019 में कई सारे उसमें लिंक आएगी। उसमें हमने चीफ जस्टिस गगोई साहब थे, उनके सामने मेंशन किया कि मैटर तो 5 साल हो गया, अब इसको फाइनल हियरिंग पे लगा दीजिए, इस पे सुनवाई हो जाए। और गगोई साहब ने उसको कह भी दिया कि हम इस पे जुलाई में सुनवाई करेंगे, लेकिन तब तक जो है वो खत्म हो गया। सरकार ने एक डिसीजन लिया, खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो एक तरीके से PIL हमारी इन्फेक्शियस हो गई, उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब अभी तक ये जो 5 PIL यूनिफॉर्म सिविल कोड की है उस पर जवाब नहीं आया। तो क्या पता सरकार के मन में चल रहा हो, क्योंकि आर्टिकल 370 में उन्होंने कोर्ट में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया था, सीधे सीधे पार्लियामेंट में बिल लाके उसको खत्म कर दिया। तो क्या पता ऐसा कुछ चल रहा हो कि कोर्ट में क्यों हलफनामा दाखिल करना, सीधे सीधे पार्लियामेंट में बिल लाओ, इंट्रोड्यूस करो, इसको पास करा। ये भी हो सकता है। दूसरा, जैसे हिंदी में कहते हैं अरे भाई मौनम स्वीकार लक्षणम, ऐसे हमारे लीगल सिस्टम में एक डॉक्ट्रिन होती है, उसको कहते हैं साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। यदि मैं कुछ कह रहा हूं और आप साइलेंट हो तो इसका मतलब हमारी बात को आप एक्सेप्ट करो। इसको अगर हम अपने PIL के उसमें इंटरप्रेट करें, तो अगर हमने PIL फाइल किया, हमने PIL फाइल करके ये मांग किया कोर्ट से यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज हो, यूनिफॉर्म एडॉप्शन हो, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस हो, यूनिफॉर्म सक्सेशन हो, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, और उस पर सरकार जवाब नहीं दे रही, तो इसका मतलब सरकार उस पर एग्री कर रही है। जैसे मौनम स्वीकार लक्षणम होता है, इससे साइलेंस इज एक्सेप्टेंस एक डॉक्ट्रिन होती है। तो देखेंगे अभी जुलाई में कोर्ट खुलेगी, कोर्ट चूंकि ठीक से सुनवाई नहीं हो पा रही है, हो सकता है जुलाई में आए तो इस पर सुनवाई शुरू हो। सुनवाई शुरू होगी तो मैं तो कोर्ट से ही निवेदन करूंगा
कि सरकार अगर नहीं भी इस पे कुछ कह रही है तो इसका मतलब कम से कम सरकार विरोध तो नहीं कर रही है। अब विरोध नहीं कर रही तो सरकार हमारा समर्थन कर रही है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। आप इसको फाइनल हियरिंग पे लगाओ, इस पर सुनवाई शुरू करिए। अश्विनी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने बड़ी डिटेल में हमें चीजें बताई। इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव और हम भी आशा करते हैं कि भारत में एक कानून सबके लिए लागू हो जाए, ताकि ये है कि ये जो बनाना रिपब्लिक के सिम्टम्स हैं वो खत्म हो। पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% अमीर था जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान से 45% बांग्लादेश अमीर हो चुकी। इस हवाले से हम बात करेंगे कि वाकई क्या ये स्टैटिस्टिक्स, ये कंपैरिजन दुरुस्त हैं और बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया। हमारे साथ डॉक्टर सलमान सरवत मौजूद हैं जो कि माहिर माशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अवैस? खैरियत से? पिछले दिनों सोशल मीडिया पर और वैसे भी कुछ आर्टिकल्स जो है नज़र से गुजरे कि उसमें उनको पढ़ के ये एहसास हो रहा है कि जैसे ओवरनाइट ये बांग्लादेश जो है वो तरक्की कर गया। अच्छा, एक और बात जो जहन में आ रही है कि जब उन आर्टिकल्स को हम देखें या उन मबाहिस को हम सुने तो ऐसा महसूस होता है कि बजाय हम अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको हम प्रेस करें, हम अपने आप को कोसना शुरू कर रहे हैं। और ये शायद हमारा एक अमूमी रवैया है कि अगर हम किसी चीज़ के फेवर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके उसका फेवर करते चले जाते हैं, और अगर हम जिसे कहना चाहिए किसी चीज़ की अगेंस्ट हो तो उस वक्त भी अपनी बाइसनेस को हमें साइड पे रखना चाहिए और जो है एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमें करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। कमर चीमा अपने दिल पे पत्थर रख के सच बोलने की हिम्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया ये ऐसा मुल्क है जो चाइना को रोक सकता है, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा मुल्क है जो पूरे खित्ते को तंग कर रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे देश हैं वो तंग हो चुके हैं और भारत की तरफ निगाह उठा के देख रहे हैं। और साथ ही साथ इन्हें ये भी दिक्कत हो रही है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में डील हो रही है बड़े बड़े हथियारों की, जिसकी वजह से फ्रांस को फायदा हो रहा है और भारत को भी मिलिट्री के तौर पे फायदा हो रहा है। इसे देख के पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है और ये सोच रहे हैं किसी न किसी तरीके से इनको रोकना पड़ेगा, वरना ये आगे जाके हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। और साथ ही साथ कॉमन सिविल कोड पे, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं आरिफ भाई। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये भारत को अपनाना चाहिए, वरना भारत भी ऐसा लगेगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है, कोई लॉ नहीं है भारत के अंदर। एक मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए, शादी विवाह हर तरीके का। और साथ ही साथ पाकिस्तान ये भी सोच रहा है बांग्लादेश हमारे साथ आजाद हुआ था, आज वो हमसे इतना आगे है और हम अब पीछे रह चुके हैं। इसका खाली एक ही उत्तर है कि बांग्लादेश ने आतंकवाद को अपने मुल्क के अंदर जगह नहीं दी, जिसकी वजह से दुनिया में बांग्लादेश की छवि अच्छी बनी है और उन्होंने मेहनत करी है और वो काफी हिस्सों में तो भारत को भी टक्कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारत भी कंपटीशन लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स।